हर महीने 5% का रिटर्न, मतलब साल का 60%। ये एक ऐसा नंबर है जिसे सुनकर दिमाग थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है। बिल्कुल। ये कोई लॉटरी नहीं थी, बल्कि हजारों लोगों को किया गया एक वादा था। और ये कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव से शुरू होती है और दुबई के आलीशान होटलों तक पहुंचती है। अच्छा, कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है लविश चौधरी, जिस पर QFX ट्रेड लिमिटेड जैसी कंपनियों की आड़ में हजारों निवेशकों से करोड़ों रुपए ठगने का आरोप। अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स जैसे अखबारों की रिपोर्ट्स हैं जो ईडी की जांच का पूरा कच्चा चिट्ठा बताती हैं। हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प है रेडिट और यूट्यूब पर चल रही आम लोगों की बातचीत। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे जिंदगी बदल देने वाला मौका मान रहे थे, और दूसरी तरफ वो जो शुरू से ही चिल्ला रहे थे कि ये एक घोटाला है। तो आज हमारी कोशिश सिर्फ ये बताने की नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की है कि ये घोटाले की पूरी मशीनरी चली कैसे, इसके पीछे कौन लोग थे और अब कानून का शिकंजा इन पर कैसे कस रहा है। चलिए परत दर परत खोलते हैं इसे। ठीक है, तो इस पूरे जाल के केंद्र से शुरू करते हैं। ये लविश चौधरी है कौन? मतलब इसका कोई पुराना रिकॉर्ड है या ये अचानक से इतना बड़ा खिलाड़ी बन गया? देखिए, सूत्रों के मुताबिक लविश चौधरी, जिसका एक नाम नवाब अली भी बताया जाता है, मुजफ्फरनगर के घासीपुरा गांव का रहने वाला है। अच्छा। और उसकी शुरुआत बहुत ही मामूली थी। पहले एक प्रोविजन स्टोर चलाया, फिर किसी फैक्ट्री में काम किया, लेकिन उसके सपने शायद इन सबसे कहीं ज्यादा बड़े थे। और वहीं से वो फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में आया। हाँ बिल्कुल, वहीं से उसने फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा। फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब विदेशी मुद्राओं की खरीद फरोख्त। ये तो अपने आप में एक बहुत ही रिस्की काम है, और इसी की आड़ में उसने अपनी कंपनी बनाई QFX। ये क्या बला थी? QFX ट्रेड लिमिटेड, ये कागजों पर तो एक फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन असल में ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब MLM स्कीम थी। हाँ, MLM। हाँ, इसका मॉडल बहुत सीधा था। आप पैसा लगाइए और हम आपको हर महीने 5 से 6% का ऐसा रिटर्न देंगे जो सुनने में ही नामुमकिन लगे। अच्छा, तो यहाँ पर MLM का एंगल भी था, मतलब सिर्फ अपने निवेश पर रिटर्न नहीं, बल्कि दूसरों को फंसाने पर भी कमीशन। सही पकड़ा आपने। ये तो क्लासिक पिरामिड स्कीम वाला रेड फ्लैग है। बिल्कुल, आपको नए निवेशक लाने पर कमीशन का लालच दिया जाता था, और यहीं से ये जाल तेजी से फैलता गया। एक निवेशक दूसरे को लाता, दूसरा तीसरे को, और देखते ही देखते हजारों लोग इससे जुड़ गए। हमारे सूत्रों में एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई है। जब भी QFX नाम पर थोड़ी आंच आने लगती थी, चौधरी बस इसका नाम बदल देता था। ये स्कैम चलाने वालों की एक पुरानी और आजमाई हुई रणनीति है ना। जब QFX पर कानूनी नजर पड़ने लगी और लोगों में शक पैदा हुआ, तो उसने फौरन YFX यानी यॉर्कर FX और बॉटप्रो जैसे नए नामों से वही दुकान दोबारा खोल दी। मतलब जब तक अधिकारी एक कंपनी पर शिकंजा कसे, तब तक मास्टरमाइंड एक नया मुखौटा पहनकर अपना काम जारी रखता है। और ये सारा खेल वो दुबई में बैठकर खेल रहा था। दुबई से? हाँ, वहाँ से वो बड़ी बड़ी पार्टियां आयोजित करता था, एजेंटों और बड़े निवेशकों को बुलाता था, और सफलता का एक ऐसा मायाजाल बुनता था कि लोगों को लगता था कि वो एक बहुत बड़ी और भरोसेमंद कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो वादा बहुत बड़ा था, MLM का नेटवर्क था, और दुबई से एक शानदार इमेज बनाई जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये करोड़ों रुपए का लेन देन हो कैसे रहा था? इतना सारा पैसा सिस्टम में कैसे आ जा रहा था? यहीं पर इस घोटाले की असली इंजीनियरिंग सामने आती है। ईडी की जांच में ना कई शेल कंपनियों का पता चला। शेल कंपनियां मतलब सिर्फ कागजों पर मौजूद कंपनियां? बिल्कुल। एनपे बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, कैपिटल मनी सॉल्यूशंस, टाइगर डिजिटल सर्विसेज, ये कुछ नाम हैं। इन कंपनियों का असल में कोई कारोबार नहीं था। रुकिए, मतलब इन कंपनियों का कोई ऑफिस, कोई कर्मचारी, कुछ भी नहीं, सिर्फ बैंक अकाउंट्स थे पैसा घुमाने के लिए? बस, ये कंपनियां सिर्फ पैसा जमा करने और उसे यहाँ वहाँ भेजने के लिए बनाई गई थी, ताकि पैसे का असली सोर्स और मंजिल छुपाई जा सके। निवेशकों से पैसा सीधा इन शेल कंपनियों के खातों में जमा करवाया जाता था। पैसे को घुमाने के इस खेल के बीच रेडिट की चर्चा में एक और अजीब बात सामने आई, जो शायद इस पूरे फ्रॉड का सबसे बड़ा सबूत है। बताया गया कि ये लोग असली डॉलर रेट का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। ये क्या मामला है? ये इस घोटाले की सबसे चालाक चालों में से एक थी। एक यूजर ने बहुत विस्तार से समझाया कि सिस्टम में आपके निवेश को 80 रुपए प्रति डॉलर की एक काल्पनिक
फिक्स्ड दर पर दिखाया जाता था। 1 मिनट, 80 रुपए? हाँ, 80। चाहे बाजार में डॉलर 82 का हो या 85 का, उनके सिस्टम में वो 80 का ही रहता था। मतलब एक्सचेंज रेट पर उनका पूरा कंट्रोल था। इसका तो असली बाजार से कोई लेना देना ही नहीं था। ये तो पूरी तरह से एक बंद सिस्टम हो गया। एग्जैक्टली। ये बात लोगों को अजीब नहीं लगी? शुरू भी शायद नहीं लगी, क्योंकि जब तक रिटर्न आ रहा था किसी ने सवाल नहीं उठाया, और जब मुनाफा निकालने की बारी आती तब भी कैलकुलेशन उसी 80 रुपए की दर से होती थी। वाह! और जब लोगों ने अपना पैसा निकालना चाहा होगा तब कहानी में एक और मोड़ आया। एक क्रिप्टो कॉइन का जिक्र भी है, TLC 2.0। हाँ, ये उनकी दूसरी और उससे भी बड़ी चाल थी। जब निवेशकों पर दबाव बढ़ने लगा कि वो अपना मुनाफा या मूलधन निकालना चाहते हैं, तो उन्हें एक नया सपना बेच दिया गया। क्या? उन्हें कहा गया कि आप कैश के बदले हमारा नया क्रिप्टो कॉइन ले लीजिए, TLC 2.0। और उन्हें यकीन दिलाया गया होगा कि ये अगला बिटकॉइन बनेगा। बिल्कुल। उन्हें बताया गया कि ये कॉइन मार्च 2027 में लॉन्च होगा और तब इसकी कीमत आसमान छुएगी। मतलब आपने अपना मुनाफा मांगा और उन्होंने आपको एक लॉटरी का टिकट थमा दिया जो 3 साल बाद खुलेगा। ये तो कमाल की चालाकी है ना? ये तो पैसे देने से बचने का एक शानदार तरीका है। आपने अपनी देनदारी को भविष्य के एक काल्पनिक सपने में बदल दिया। इससे आपको भागने के लिए या और लोगों को फंसाने के लिए सालों का समय मिल गया। सही पकड़ा। ये एक क्लासिक एग्जिट स्कैम की तैयारी है। जब आप पैसा लौटा नहीं सकते तो आप उसे काल्पनिक भविष्य के एसेट में बदल देते हैं। इससे आप कानूनी तौर पर तुरंत डिफॉल्टर नहीं कहलाते और आपको सिस्टम से गायब होने के लिए कई साल का बफर मिल जाता है। हमने इस घोटाले की मशीनरी को तो समझ लिया, लेकिन ये मशीनरी चलती है इंसानी भरोसे, लालच और सपनों पर। रेडिट और यूट्यूब की जो चर्चाएं हैं वो हमें इस कहानी का मानवीय पहलू दिखाती हैं। वहाँ क्या चल रहा था? वहाँ 2 दुनिया चल रही थी। एक तरफ वो लोग थे जो पूरी तरह इस मायाजाल में फंसे थे। अच्छा। एक यूजर ने लिखा, मैं 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर महीने 5% मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। एक और ने बड़े उत्साह से लिखा, हम दुबई टूर पर जा रहे हैं। ये दुबई टूर वाली बात बहुत अहम है। ये भी क्लासिक तरीका है ना? बिल्कुल। आलीशान पार्टियां, विदेश यात्राएं, ये सब लेजिटिमेसी यानी वैधता का एक भ्रम पैदा करने के लिए किया जाता है। लोगों को लगता है कि जो कंपनी हमें दुबई घुमा सकती है वो भाग कैसे सकती है। बिल्कुल, ये भरोसे को सीमेंट करने का तरीका है। लेकिन दूसरी तरफ शक करने वालों की भी कमी नहीं थी, जो लगातार चेतावनी दे रहे थे। कई लोगों ने इसे सीधे सीधे पॉन्जी स्कीम कहा। एक अनुभवी यूजर ने लिखा, मैंने पिछले 15 सालों में 20 से ज्यादा ऐसी स्कीमें देखी हैं, वे हमेशा भाग जाते हैं। ये सिर्फ समय की बात है। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी टिप्पणियां भी हैं जो वाकई परेशान करने वाली हैं। हाँ, और वही इस तरह के घोटालों का सबसे दुखद पहलू है। एक यूजर ने लिखा, मेरे पिता ने इसके लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, मुझे डर लग रहा है। ये लाइन सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे डर लग रहा है। यहाँ ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं रह जाता, ये किसी परिवार के पूरे भविष्य को दाव पर लगाने जैसा है। और न जाने ऐसी कितनी अनकही कहानियां होंगी। निश्चित रूप से निशाना सिर्फ अमीर या जानकार निवेशक नहीं थे। इसमें किसान, छोटे व्यापारी और मध्यम वर्गीय परिवार शामिल थे, जिन्होंने जल्दी अमीर बनने की उम्मीद में अपनी जीवन भर की बचत और यहाँ तक कि जमीन बेचकर पैसा लगा दिया था। जब इतने लोगों की जिंदगी दाव पर लगी हो तो ये ताश का महल गिरना तो तय था। आखिर ये बुलबुला फूटा कैसे? कानून के हाथ इन तक पहुंचे कैसे? इस सिलसिले की शुरुआत हुई नवंबर 2023 में हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल से? हाँ, वहाँ मंडी थाने में गौरव सैनी नाम के एक व्यक्ति और कुछ अन्य लोगों ने एक FIR दर्ज कराई। ये FIR सीधे QFX कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ 210 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के आरोप में थी। मतलब एक स्थानीय पुलिस शिकायत से ये मामला खुला और फिर राष्ट्रीय स्तर पे इसकी गूंज सुनाई दी। हाँ, जैसे ही मामला सैकड़ों करोड़ के वित्तीय लेन-देन का दिखा, ED ने इसे अपने हाथ में ले लिया। अच्छा, ED की एंट्री हो गई। हाँ, PMLA के तहत जांच शुरू हुई और फिर एक साथ कई जगहों पर छापे मारे गए। दिल्ली, नोएडा, शामली, रोहतक, मुजफ्फरनगर। और इन छापों में क्या मिला? क्योंकि यही वो ठोस सबूत होते हैं जो किसी केस को मजबूत बनाते हैं। छापों में जो मिला वो चौंकाने वाला था। ED ने लगभग 30 अलग-अलग बैंक खातों में जमा 170 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए। 170 करोड़? जी। शामली में नवाब नाम के एक मुख्य सहयोगी के ठिकाने से 94 लाख रुपए नकद मिले। एक और एजेंट के घर से 90 लाख रुपए की नकदी जब्त हुई। 170 करोड़ रुपए फ्रीज होना और लगभग 2 करोड़ रुपए कैश मिलना, ये सिर्फ धुआं नहीं है, ये तो आग लगने का पक्का सबूत है। बिल्कुल।
और जांच में एक अवैध हवाला नेटवर्क का भी पता चला, जिसके जरिए पैसा गैर कानूनी तरीके से इधर-उधर किया जा रहा था, शायद देश के बाहर भी। तो मुख्य आरोपियों का क्या हुआ? लविश चौधरी और उसके जो करीबी लोग थे, वो अब कहाँ हैं? लविश चौधरी तो दुबई में है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है ताकि वो कहीं और न भाग सके, और इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी चल रही है ताकि उसे भारत वापस लाया जा सके। हाँ, उसके मुख्य सहयोगी नवाब के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। एक मुख्य एजेंट नवाब हसन को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस सब के बीच लविश चौधरी ने दुबई से एक बयान भी जारी किया है। उसने भी अपना पक्ष रखा है। हाँ, उसने एक वीडियो बयान में कहा है कि उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और ये सब एक राजनीतिक साजिश है। अच्छा। उसका दावा है कि QFX से उसका कोई लेना देना नहीं है और वो जो भी कंपनियां चला रहा है उनमें कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। ये तो किसी भी बड़े घोटाले के आरोपी का एक स्टैंडर्ड जवाब होता है कि ये राजनीतिक साजिश है। लेकिन 170 करोड़ रुपए फ्रीज होना, घरों से कैश मिलना, शेल कंपनियों का जाल, इन सब को सिर्फ एक साजिश कहकर खारिज करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और इस मामले को जो बात और भी पुख्ता करती है वो ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भी अक्टूबर 2024 में QFX सहित 13 अनअधिकृत फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अपनी अलर्ट लिस्ट में डाल दिया था। अच्छा, मतलब नियामक संस्थाओं की नजर भी इन पर थे। हाँ, और वो लोगों को चेतावनी दे रही थी। तो अब स्थिति ये है कि हमारे पास एक तरफ ED के छापे, फ्रीज किए गए करोड़ों रुपए, हवाला नेटवर्क के सबूत और भागे हुए आरोपी हैं, और दूसरी तरफ दुबई में बैठा एक मास्टरमाइंड है जो खुद को एक पीड़ित बता रहा है। और इन दोनों के बीच फंसे हैं वो हजारों निवेशक जिनका पैसा अब इस कानूनी लड़ाई में अटक गया है। ये पूरी कहानी सुनने के बाद वही पुराना सवाल फिर से दिमाग में आता है। हम सब जानते हैं कि अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही है तो शायद वो सच नहीं है। फिर भी लोग अपनी मेहनत की कमाई ऐसी योजनाओं में क्यों लगा देते हैं? क्या ये सिर्फ जल्दी अमीर बनने का लालच है, या ये उससे ज्यादा जटिल है? शायद ये उस विश्वास और भरोसे के जाल के बारे में है जिसे बहुत सोच समझ के बुना जाता है। आपके अपने दोस्त या रिश्तेदार एजेंट बनकर आते हैं, दुबई की पार्टियों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, और शुरू में मिलने वाला छोटा मोटा रिटर्न आपको यकीन दिला देता है कि आपने सही फैसला लिया है। ये एक वित्तीय जाल से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक जाल है, और यही सोचने वाली बात है।